12 सितंबर 1872 अमेरिकन स्टेट इलिनॉय में एक गरीब फैमिली के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। एक ऐसा बच्चा जिसने सिवाय भूख और गरीबी के कुछ नहीं देखा था, मगर यही बच्चा बड़े होकर दुनिया की एक बहुत ही पावरफुल और इविल कंपनी का मालिक बनने वाला था। एक ऐसी कंपनी जिसके मुतालिक अगर ये कहा जाए कि हमारी मॉडर्न वर्ल्ड को बनाया ही इसने है तो गलत नहीं होगा। आज की डेट में ये दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मगर आप में से ज्यादातर लोगों ने शायद इसका कभी नाम भी नहीं सुना होगा। और उसकी वजह ये है कि इतनी पावर और पैसा हासिल करने के लिए इस कंपनी ने जो कुछ किया है, उसके बाद इस कंपनी का सीक्रेट रहना बहुत ही जरूरी है। बड़े बड़े डैम्स, रोड्स और एयरपोर्ट से लेकर ऑयल पाइपलाइंस, टनल्स, सीक्रेट मिलिट्री बेसिस और इवन सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाली लेबोरेटरी भी 20th सेंचुरी के हर बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इस एक कंपनी का हाथ है। और सिर्फ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ही नहीं बल्कि दुनिया में होने वाली बहुत सी वॉर्स और डिजास्टर्स में भी इस कंपनी ने बहुत पैसा कमाया है। ये कंपनी आज इतनी पावरफुल हो चुकी है कि CIA और इवन अमेरिकन गवर्नमेंट भी इस पर डिपेंडेंट है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पूरी अमेरिकन हिस्ट्री में कोई प्राइवेट कंपनी अमेरिकन गवर्नमेंट से इतना क्लोज नहीं थी जितना ये एक कंपनी है। अमेरिकन गवर्नमेंट के बहुत से डिसीजंस को ये कंपनी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। ये है बेक्टेल, दुनिया की सबसे पावरफुल, बड़ी मगर बहुत ही सीक्रेट कंस्ट्रक्शन कंपनी। और इस कंपनी को बनाने वाला था 1872 में पैदा होने वाला यही गरीब बच्चा जिसका नाम था वॉरेन ए बेक्टेल। गरीबी में आंख खोलने वाले वॉरेन ने इतनी पावरफुल कंपनी कैसे बनाई? इतनी पावरफुल कि आज होने वाली बहुत सी वॉर्स एंड जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के पीछे आपको इस एक कंपनी का हाथ जरूर नजर आएगा। सिंपल सी प्राइवेट कंपनी आज दुनिया की मोस्ट इविल कॉर्पोरेशन कैसे बनी? आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। सच ये है कि इस वीडियो में बचपन से ही वॉरेन का एक ख्वाब था कि वो और उसकी फैमिली गरीबी के इस दलदल से बाहर निकले। और फिर 1898 में उसके ख्वाब को पहली मंजिल मिली जब उसकी शादी इंडियाना की एक अमीर फैमिली की बेटी से हो गई। इस फैमिली का बहुत बड़ा कैटल बिजनेस था और उस सारे बिजनेस की भागदौड़ वॉरेन के हाथ लग गई। वॉरेन को लग रहा था कि अब फाइनली उसके ख्वाब पूरे होने का वक्त आ गया है, मगर बदकिस्मती से 19th सेंचुरी के आखिर में अमेरिका में कैटल इंडस्ट्री बुरी तरह क्रैश कर गई और वॉरेन का बिजनेस बैंकरप्ट हो गया। ये वही टाइम था जब अमेरिका तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा था और पूरे अमेरिका में रेल रोड नेटवर्क्स बिछाए जा रहे थे। इसी दौरान वॉरेन को पता लगा कि रेलवे कंपनीज को रेलवे ट्रैक्स अपग्रेड करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। वॉरेन ने अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया और इन कंपनीज के साथ काम शुरू कर दिया। उसे हर रोज के सिर्फ 3 सेंट्स मिलते थे, मगर वॉरेन की नजर इस सैलरी पर नहीं बल्कि कहीं और थी। वो बहुत लगन से काम कर रहा था क्योंकि उसे इस काम में बहुत मजा आ रहा था। वो एक इंजीनियर से ज्यादा कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना शुरू हो गया था। उसकी इसी मेहनत से मुतासिर होकर एक रेलवे कंपनी ने उसे एक हाई लेवल जॉब ऑफर कर दी और फिर जॉब से मिलने वाले पैसों से वॉरेन ने अपना खुद का कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट खरीदना शुरू किया। वो जॉब के साथ छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन के काम भी करता रहता। 1906 में वॉरेन ने फाइनली जॉब से रिजाइन कर दिया और सारा टाइम अपनी कंपनी को देने लगा जिसका नाम बेक्टेल कॉर्पोरेशन रखा गया। बेक्टेल आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका में मशहूर होती गई। छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से अब बेक्टेल मेगा स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू हो चुकी थी। 1931 में बेक्टेल को हूवर डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला जो उसने 5 सालों में कंप्लीट कर लिया। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई जिसमें बेक्टेल अमेरिकन मिलिट्री के लिए नेवी शिप्स बनाने लगी। इसी वर्ल्ड वॉर के दौरान बेक्टेल को एक और अपॉर्चुनिटी नजर आई और वो थी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अमेरिकन लीडरशिप के ख्याल में इस वर्ल्ड वॉर को खत्म करने का एक ही तरीका था और वो था न्यूक्लियर बॉम्ब। इसी प्लान को कंप्लीट करने के लिए बेक्टेल ने अमेरिकन गवर्नमेंट से न्यूक्लियर लैब का कॉन्ट्रैक्ट लिया और फिर बेक्टेल की ही बनाई हुई लॉस एलमोस न्यूक्लियर लैब में पहला एटम बॉम्ब तैयार किया गया। बेक्टेल अब सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं रही थी, इट हैड बिकम मच मोर पावरफुल। वो अब पूरे तरीके से अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA में पेनिट्रेट कर चुकी थी। इसकी एक्सटेंट का अंदाजा आप
आप इस बात से लगाएं कि 1961 में CIA का एक नया डायरेक्टर अपॉइंट हुआ जिसका नाम था जॉन मैककोन। जॉन मैककोन बेक्टेल का एक्स एम्प्लॉई था। उसने 24 साल बेक्टेल में काम किया था और वो उस वक्त के बेक्टेल के चेयरमैन स्टीव बेक्टेल का बेस्ट फ्रेंड था। जॉन मैककोन वही CIA डायरेक्टर है जिसका क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो की गवर्नमेंट उल्टाने और इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की असैसिनेशन को कवर अप करने में बहुत बड़ा हाथ है। ये वो टाइम था जब कोल्ड वॉर पीक पर थी और CIA डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट्स उल्टा रही थी, और जब भी इन गरीब कंट्रीज की गवर्नमेंट्स उलटती तो वर्ल्ड बैंक और IMF वहाँ डेवलपमेंट के लिए जाते। और गेस करें वो इन कंट्रीज में डेवलपमेंट के लिए किसे कॉन्ट्रैक्ट देते थे? यस, इसी बेक्टेल कॉर्पोरेशन को। कुछ ही सालों में बेक्टेल, CIA और अमेरिकन गवर्नमेंट इतने क्लोज हो गए कि बेक्टेल को CIA का ही सीक्रेट विंग समझा जाने लगा, बिकॉज बेक्टेल के एम्प्लॉइज अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA ज्वाइन कर रहे थे और दूसरी तरफ गवर्नमेंट से रिटायर होने वाले कई लोग बेक्टेल ज्वाइन कर लेते थे। ये एक जबरदस्त नेक्सस बन गया था जिसमें एक चीज क्लियर थी कि अमेरिकन गवर्नमेंट और बेक्टेल का इंटरेस्ट एक ही है। 1980s आ चुका था और बेक्टेल अब ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट कर रही थी। ये वही टाइम था जब मिडिल ईस्ट पर पेट्रो डॉलर्स बरस रहे थे क्योंकि हर मिडिल ईस्टर्न कंट्री में तेल के बड़े रिजर्व्स डिस्कवर हो रहे थे। ऐसे में बेक्टेल की नजर पड़ी इराक पर। इराक के पास दुनिया के 5वें सबसे बड़े ऑयल के रिजर्व्स थे और अभी तक यहाँ पर दूसरे कंट्रीज की इंटरवेंशन कम थी, तो बेक्टेल को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई। उस वक्त सद्दाम हुसैन इराक के प्रेसिडेंट थे और बेक्टेल के लिए उन्हें कन्विंस करना काफी मुश्किल था। यहाँ पर बेक्टेल ने अमेरिकन गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला और अमेरिकन गवर्नमेंट ने US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज शल्ट्स को इराक भेजा ताकि वो सद्दाम हुसैन को कन्विंस करें कि वो इराक से जॉर्डन तक की गैस पाइपलाइन का कॉन्ट्रैक्ट बेक्टेल को दे। ये जॉर्ज शल्ट्स भी बेक्टेल का एक्स एम्प्लॉय था। सो लिटरली एक कंपनी और उसके एम्प्लॉइज अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट कर रहे थे। सद्दाम ने ये पाइपलाइन बनाने की परमिशन तो नहीं दी बिकॉज उसके ख्याल में इसराइल इस पाइपलाइन को मिसाइल से उड़ा सकता था, लेकिन उसने बेक्टेल को एक पेट्रोकेमिकल प्लांट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जिसका पर्पस ये था कि वो इराक के लाखों ऑयल बैरल्स तेजी से प्रोसेस करे जिससे इराक की ऑयल एक्सपोर्ट कैपेसिटी बढ़े। ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया, मगर इसी दौरान अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर अटैक कर दिया और अमेरिका ने इस वॉर में कुवैत का साथ दिया और सद्दाम हुसैन पर प्रेशर डाला कि वो ये वॉर फौरन बंद करे। सद्दाम हुसैन इससे बहुत ऑफेंड हुआ और उसने इराक में काम करने वाली सारी अमेरिकन कंपनीज को डिपोर्ट करने का ऑर्डर दे दिया। इराकी पुलिस ने बेक्टेल के एम्प्लॉइज को अरेस्ट करना शुरू कर दिया और फिर ना चाहते हुए भी बेक्टेल को इराक में अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़े। बेक्टेल की लीडरशिप बहुत गुस्से में थी, उनके अंदर बदले की आग जल रही थी। वो फैसला कर चुके थे कि वो हर कीमत पर सद्दाम हुसैन से बदला लेंगे और उन्होंने जॉर्ज शल्ट्स की मदद से अपनी ये ख्वाहिश जल्द ही पूरी कर ली। और 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। इराक पर गिरते हुए हर बॉम्ब के साथ बेक्टेल के लिए अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खुल रहा था। हर तबाह होती बिल्डिंग, रोड या पाइपलाइन का मतलब था कि इसे रीबिल्ड किया जाएगा और उस काम का कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली बेक्टेल को ही मिलना था। अमेरिका के इराक पर अटैक के सिर्फ 1 महीने बाद ही बेक्टेल को इराक में $680 मिलियन का रिकंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। जब अमेरिकन बॉम्ब से इराक का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता था, बेक्टेल के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती। बेक्टेल तो चाहती थी कि ये वॉर मजीद लंबी होती जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, लेकिन इससे भी ज्यादा घिनौनी हरकत बेक्टेल ने ये की कि इतना पैसा लेकर सिर्फ आधा काम किया और फिर अनस्टेबल वर्किंग कंडीशंस का बहाना करके इराक से चले गए। क्योंकि बेक्टेल को जितना पैसा इराक से चाहिए था वो उसे मिल चुका था। वो इराकी लोगों के लिए तो कंस्ट्रक्शन कर नहीं रही थी, तो उसके लिए अब मजीद इराक में रुकना बेफायदा था और इसीलिए उसने अपने सारे ऑपरेशंस बंद किए और प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट छोड़कर वापस चले गए। अब बेक्टेल को कोई नया शिकार चाहिए था और उन्हें बहुत जल्द ये शिकार अमेरिका से करीब ही मिल गया। ये वो टाइम था जब बोलिविया एक बहुत जबरदस्त वाटर क्राइसिस से गुजर रहा था। बोलिवियन गवर्नमेंट अपने लोगों को पानी सप्लाई नहीं कर पा रही थी बिकॉज उसके पास पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन के फंड्स नहीं थे। ऐसे में वर्ल्ड बैंक ने ये सोल्यूशन प्रपोज किया कि अगर गवर्नमेंट लोगों को पानी
सप्लाई नहीं कर सकती तो उसे चाहिए कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स प्राइवेट कंपनीज को दे दे ताकि वो लोगों से पैसे चार्ज करके ये पाइपलाइंस बिल्ड करें। और एक बार फिर 2.5 बिलियन डॉलर्स के अगेंस्ट बेक्टेल को बोलिविया के शहर कोहाबम्बा की वाटर सप्लाई बिल्ड करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। पूरे शहर में ये रूमर्स फैल गई कि बेक्टेल अब किसानों के खेतों में मीटर लगाएगी और इवन बारिश के पानी के भी चार्जेस लिए जाएंगे। सिर्फ चंद महीनों में जिस शहर के लोगों के पास रोटी खाने के पैसे नहीं थे उन लोगों को पानी के डबल बिल्स आने लगे। कई महीनों से जो लावा उबल रहा था वो फट पड़ा। जबरदस्त प्रोटेस्ट शुरू हो गए और बात इतनी बढ़ गई कि गवर्नमेंट को रेवोल्यूशन का खतरा लगने लगा। गवर्नमेंट ने मजबूरन बेक्टेल से कंट्री छोड़ने का कहा और एक बार फिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर अधूरा काम करके बेक्टेल बोलिविया से चली गई। लेकिन फिर 2005 में बेक्टेल को कुदरत की तरफ से एक और मौका मिला जब अमेरिका में हरिकेन कैटरीना आया जिसने अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट लाइन पर तबाही मचा दी। अभी ये तूफान न्यू ऑरलीन्स तक पहुंचा ही था कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने फौरन बेक्टेल को मोबाइल होम्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और बेक्टेल ने ये सारा काम आधी कीमत पर आउटसोर्स कर दिया, मगर खुद गवर्नमेंट को वो डबल चार्ज करती रही। बेक्टेल एक बार फिर अनबिलीवेबल प्रॉफिट्स बना रही थी एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो हजारों घर इनकम्प्लीट थे। इस पर अमेरिकन मीडिया में काफी शोर भी मचा, मगर गवर्नमेंट ने इस मामले को दबा दिया और अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक बेक्टेल कंपनी बहुत एक्टिवली यूक्रेन में कंस्ट्रक्शन के लिए बिड्स कर रही है एंड हु नोज कि इस रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिकन गवर्नमेंट को पुश करने में एक बार फिर बेक्टेल का ही हाथ हो। हम पहले भी बहुत सी वीडियोस में ये पॉइंट बताते आए हैं कि वॉर इज अ बिजनेस एंड इट्स अ ब्लडी प्रॉफिटेबल बिजनेस। चीजें जैसे आपको नजर आ रही होती हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत से जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और इवन वॉर्स सिर्फ चंद लोगों की ईगो सेटिस्फाई करने या उनके फायदे के लिए की जाती हैं। इसकी एक एग्जांपल ये है कि 2011 के विकीलीक्स में ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन भी बाहर आई थी कि अमेरिका अफगान वॉर में 5 लोग बिलियनेयर्स हुए थे। ये याद रखें कि हर वॉर के पीछे उससे फायदा उठाने वाले होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो अपने कंट्री के लोगों को फेक पैट्रियोटिज्म और दूसरी आइडियोलॉजीज में उलझाए रखते हैं। ना तो ये खुद कभी वॉर में मरते हैं और ना इन्हें कोई नुकसान होता है। नुकसान हमेशा आम आदमी का होता है और इन लोगों की बात पर आंख बंद करके यकीन करने वालों का होता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।